हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ जीनियस क्लासेस स्टार्टर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 एटम का लेक्चर नंबर 13। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारी सीरीज का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी तक भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि अभी तक भी आपके पास कोई भी डाउट्स हैं तो उन डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उन डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने सर डी ब्रोगली के प्रिंसिपल को पढ़ा था। इन्होंने कण की द्वैती प्रकृति का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि आपको जहां भी जैसी भी जरूरत है आप वैसे उस कण को यूज कर लीजिए। आपको यदि कहीं पर कण की तरंगी प्रकृति की आवश्यकता है तो आप उसे तरंगी प्रकृति के रूप में अपना लीजिए, और कहीं यदि आपको उस कण की कणीय प्रकृति के रूप में आवश्यकता है तो उसे कणीय प्रकृति के रूप में अपना लीजिए। इन्होंने कहा कि आपको जैसी भी सिचुएशन बनती है ठीक आप कण का वैसा ही यूज कर सकते हैं। तो इतना तो हमने क्लास में जाना। कल की क्लास का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था वो था कि कैसे डी ब्रोगली ने बोर के मॉडल के क्वांटमीकरण का जो दूसरा अभिगृहित था उसे सिद्ध करके बताया। और सर डी ब्रोगली ने ही 10 साल के बाद बताया था कि आखिर क्यों इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम रहे हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणक होता है। तो यदि आपने हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो इस मैराथन क्लास को कंप्लीट होने के बाद आप उसे जरूर देखें। उसकी लिंक इस क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आपको उस क्लास को देखना है। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो स्टूडेंट्स पहले इस क्लास को कंप्लीट हो जाने दीजिए। स्क्रीन पर आपको इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है? एक सीडी है सर। ये तो डीवीडी प्लेयर में चला करती थी, शायद अब इसका प्रचलन खत्म हो गया है। अब तो कई सारी मॉडर्न डिवाइसेस ने इसकी जगह ले ली है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता दूं कि यदि आपने इसे ना देखा हो तो इसे हम सीडी कहते थे। डीवीडी प्लेयर में काफ़ी आसानी से चलती थी। फ्रेंड्स, ये क्या है? बचपन में आप सभी ने कभी ना कभी तो इन बबल्स को जरूर उड़ाया होगा, चाहे वो साबुन से उड़ाए हो, चाहे वॉशिंग पाउडर से उड़ाए हो, या किसी भी केमिकल से आपने बबल्स को तो जरूर उड़ाया होगा। फ्रेंड्स, इस वक्त आप स्क्रीन पर क्या देख पा रहे हैं? कोई झरना है और झरना में यहाँ पर एक कुछ अलग सी रंगों की एक पट्टी सी दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, क्योंकि एक काफ़ी रेयर कंडीशन होती है। आप आगे आने वाली क्लासों में जब अभिषेक सर आपको समझाएंगे कि आखिर ये हमें कैसे प्राप्त होता है, इसके लिए जो बनने के लिए शर्तें होती हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। मतलब बारिश होनी चाहिए, हल्की धूप भी होनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी रेयर कंडीशंस होती हैं जिन्हें आप अभिषेक सर के माध्यम से ऑप्टिक्स में काफ़ी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे तो आपको सिर्फ ये डायग्राम दिखाना था कि देख लीजिए कि कहीं भी कोई झरने से हमें ऐसी विशिष्ट रंगों की पट्टियां दिखाई देती हैं। फ्रेंड्स, मैं सच्चाई बताऊं तो मैंने भी ऐसा नहीं देखा है कि किसी वाटरफॉल से ऐसे रंग दिखा हो, लेकिन फ्रेंड्स दिखता जरूर है और काफ़ी रेयर होता है, काफ़ी कम लोगों को दिखाई देता है। फ्रेंड्स, इस वक्त आप स्क्रीन पर क्या देख पा रहे हैं? कहीं दो वाहनों का आपस में एक्सीडेंट हो गया है और उनसे जो ईंधन वगैरह गिरा है वो सड़क पर गिर गया है, और एक सड़क पर हमें रंगों की एक पट्टी दिखाई दे रही है, जैसा कि यहाँ पर जूम आउट करके दूसरी तस्वीर में दिखाया गया है। फ्रेंड्स, ये सब तो आप सभी ने देखा ही होगा। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष तो सबने देखा है। बरसात के मौसम में देखना आम बात होती है जब हल्की बारिश हो रही हो और हल्की धूप भी निकली हो। इसके बारे में कई किंवदंतियां भी होते हैं। कई लोग कहते हैं कि जहाँ इंद्रधनुष का एंड होता है, मतलब इंद्रधनुष तो पूरा होता होगा गोल, तो कई लोग कहते हैं कि जहाँ इंद्रधनुष का एंड होता है वहां पर सोने से भरा हुआ एक मटका गड़ा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको उस इंद्रधनुष का एंड मिल जाए तो आप जरूर उस मटके को ढूंढिए। कई जगह ये कहानियां चलती हैं, कई जगह ये किंवदंतियां होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? पहले हमने सीडी देखी, साबुन का बबल देखा, वाटरफॉल में हमने कुछ विशिष्ट रंगों को देखा, और जब किन्हीं दो वाहनों का आपस में एक्सीडेंट हुआ तो सड़क पर बरसात के समय में। देखिए फ्रेंड्स, ये सिचुएशन हमें अक्सर बरसात के समय में ही दिखाई देती है कि जब सड़क पर कोई ईंधन गिर जाता है, किसी गाड़ी का ऑयल वगैरह या फिर कोई भी ईंधन गिर जाता है, तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों से मैं आपके लिए क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? आप सही समझे। हम समझ रहे थे कि आखिर स्पेक्ट्रम कहलाते क्या है। हमने अपनी पिछली ही क्लास में कह दिया था कि जो हमारी आज की क्लास होगी वो स्पेशली डेडिकेटेड होगी स्पेक्ट्रम के लिए। स्पेक्ट्रम को कई लोग स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, लेकिन हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो हम स्पेक्ट्रम को हिंदी में वर्णक्रम ही कहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, मुख्य टॉपिक है, वो है स्पेक्ट्रम। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जब स्पेक्ट्रम का नाम आता है तो उसके साथ नाम आता है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। हाँ फ्रेंड्स, ये है प्रिज्म। प्रिज्म अक्सर आपने स्कूलों में देखा होगा। जब आपने ऑप्टिक्स रिलेटेड, मतलब प्रकाशिकी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो आपने इसे जरूर देखा होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आपकी यूनिट प्रकाशिकी आने वाली है जिसे अभिषेक सर आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, उन सब में इन सारे टॉपिक्स को काफ़ी आसान तरीके से समझाया गया है। तो यदि मुझे बीच बीच में ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपके लिए छोटे छोटे से उन्हें समराइज करता जाऊँगा। लेकिन ध्यान रखिए, जब आगे आने वाले समय में आप थोड़े से समय के बाद प्रकाशिकी पढ़ेंगे तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया जाएगा।
बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सब कुछ वहाँ पर बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स हम तो अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, कोई एक आम बच्चे से पूछा जाए जो क्लास 9th में या फिर 10th में पढ़ रहा हो, तो वो क्या कहेगा कि सर जब हम किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो हमें 7 रंगों का एक विशिष्ट क्रम प्राप्त होता है, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसी से आपको स्पेक्ट्रम का वास्तविक मतलब समझ में आया। देखिए फ्रेंड्स स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, जैसे रटे शब्दों में तो सब कोई कह सकता है कि सर जब हम प्रिज्म में से किसी सफेद प्रकाश को या फिर सूर्य के प्रकाश को गुजारते हैं तो हमें पर्दे पर या फिर स्लेट पर 7 रंगों का एक विशिष्ट क्रम प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम वर्णक्रम कहते हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल हम उसे वर्णक्रम या फिर स्पेक्ट्रम कहते हैं। इनके विशिष्ट क्रम भी होते हैं जिसे हम विबग्योर कहते हैं या फिर बेजानी बाय हैप्पीनाला। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए बता दूं कि आप ऑप्टिक्स में से काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे और यहाँ पर हमें इन रंगों का क्रम याद रखने की या फिर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि हम तो स्पेक्ट्रम ही पढ़ रहे हैं और हमें यहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रम मतलब परमाणु स्पेक्ट्रम को पढ़ना है। तो स्पेक्ट्रम कहलाता क्या है, जब किसी प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो वह श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी 7 रंगों में विभाजित कर देता है। इन्हीं रंगों के क्रम को स्पेक्ट्रम या फिर वर्णक्रम कहते हैं। वर्णक्रम का अध्ययन वर्णक्रम मापी या फिर स्पेक्ट्रोमीटर से किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी याद रखने वाली बात है कि वर्णक्रम का अध्ययन करने वाली अलग से साइंटिस्ट हुआ करते हैं, जैसे फिजिक्स पढ़ाने वाले फिजिक्स के टीचर होते हैं, मैथ्स पढ़ाने वाले मैथ्स के टीचर होते हैं, ऐसे ही साइंटिस्ट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स हमने जान लिया है कि आखिर वर्णक्रम या फिर स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है। अब हम वर्णक्रम का महत्व समझेंगे। प्रकृति के प्रत्येक तत्व का अपना एक विशिष्ट स्पेक्ट्रम होता है जो हमें नवीन तत्वों की खोज करने में सहायता करता है। ये ऐसा ही होता है जैसे कि मनुष्यों की अंगुलियों की छाप अद्वितीय होती है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपके लिए बता दूं, इन पॉइंट्स का मतलब समझा दूं। देखिए फ्रेंड्स अभी तक यदि आपको ज्ञात हो कि अभी तक हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो अब तक केवल 118 ही तत्व ज्ञात कर चुके हैं। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इस पृथ्वी पर केवल 118 ही तत्व हों, क्योंकि हर एक तत्व का एक अपना एक विशिष्ट स्पेक्ट्रम होता है। जो नए तत्व होते हैं, जब हमें नए तत्वों की खोज करनी पड़ती है तो हम उन तत्वों की स्पेक्ट्रम से मिलान करते हैं। मान लीजिए हमें कहीं से मिला एक संदेहास्पद तत्व मिला और हमने उसके स्पेक्ट्रम की स्टडी की। अब हम उसके स्पेक्ट्रम को, जितने भी हमारे पास 118 तत्व हैं, उनका मिलान आपस में हो गया तो भाई समझ जाएंगे कि 118 तत्व में से ही कोई एक तत्व है, मतलब ये कोई नया तत्व नहीं है। लेकिन यदि उसका स्पेक्ट्रम इन 118 तत्वों की स्पेक्ट्रम से अलग मिला तो भाई उस समय हम 119वें तत्व की खोज जरूर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ठीक कुछ ऐसी ही तत्वों की खोज में या फिर नए तत्वों की खोज में जो सहायता करता है वो होता है उस तत्व का एक विशिष्ट स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। कई स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर आखिर ज़रूरत ही क्यों है, हमारे आसपास 118 तत्व हैं तो हम चारों ओर देख भी पा रहे हैं, अधिकांश तत्व नहीं है लेकिन कई सारे ऐसे तत्व हैं जो हमें घेरे हुए हैं। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि फ्रेंड्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल 118 ही तत्व हों। देखिए ज्वालामुखी तो फूटते ही रहते हैं, जो कि ज्वालामुखी से लावा भी निकलता है, उन लावा में भी कोई नए तत्व हो सकते हैं, उनकी स्टडी। चलिए एक और माध्यम से मैं आपको इसका महत्व समझाना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स आप सभी ने देखा होगा, सुनते होंगे कि आप सभी जानते हैं, चाहे वो इसरो हो, नासा हो या फिर कोई भी और स्पेस कंपनी हो, वो कभी ना कभी अपने मिशंस को स्पेस में जरूर भेजते हैं। स्पेस में मतलब पृथ्वी के बाहर किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज के लिए भेजते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि पृथ्वी पर जल्द ही एक ऐसा समय आने वाला है जब जीवन के अस्तित्व पर संकट खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने अभी से नए ग्रहों की खोज करना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है मार्स रोवर। इसे नासा ने मार्स मतलब मंगल ग्रह पर उतारा हुआ था। ये मिशन नासा का एक काफ़ी महत्वपूर्ण मिशन था। तो इस मिशन में उन्होंने मार्स रोवर को, एक रोबोटिक मशीन थी, उन्होंने मंगल ग्रह पर इसे भेजा। तो फ्रेंड्स देखिए जो मार्स रोवर होते हैं या फिर कोई भी मशीन जो कोई भी स्पेस कंपनी किसी दूसरे ग्रह पर स्टडी करने के लिए भेजती है तो बहुत ही हाईटेक मशीन होती हैं वो। इन मशीनों में वो सभी मशीनें लगी हुई होती हैं जो किसी नए तत्व की खोज करने में हमारे लिए मदद कर सके। तो फ्रेंड्स ये रोबोटिक मशीनें उस ग्रह में उपस्थित मिट्टी की सैंपल्स लेती हैं और जांच करते हैं कि आखिर उस ग्रह की धरती की मिट्टी में कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं, क्या कोई नया तत्व उपस्थित है इन्हें 118 तत्वों के अलावा। और यदि वो 118 तत्व के अलावा किसी अन्य तत्व की खोज कर लेती हैं तो उस समय वो एक नए तत्व की खोज कर लेंगे। और फ्रेंड्स खास बात ये भी है कि वो स्पेक्ट्रम की सहायता से ही, स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से ही मशीन उस ग्रह की मिट्टी में ये भी जांच कर लेगी कि आखिर कौन कौन से तत्व हैं जो हमारे लिए वहां पर उपयोगी साबित हो सकते हैं मानव की अगली बस्ती को उस ग्रह पर बसाने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि इन सब पॉइंट से
आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर किसी भी तत्व के, किसी भी परमाणु के स्पेक्ट्रम का क्या महत्व होता है। इन मशीनों को दिखाने का, इन पॉइंट्स को समझाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य था कि आप स्पेक्ट्रम के महत्व को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो यदि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया है कि आखिर स्पेक्ट्रम कितना महत्वपूर्ण है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और यस टाइप कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है परमाणु स्पेक्ट्रम। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक तत्व अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम विकिरण उत्सर्जित करता है, जिसे उसका परमाणु स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा वो होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या फिर इमिशन स्पेक्ट्रम को समझते हैं। जब कोई परमाणु गैस अथवा वाष्प निम्न दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित करके उत्सर्जित की जाती है, तो उत्सर्जित विकिरण से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसमें कुछ विशिष्ट तरंग दैर्घ्य ही होती है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा इसमें काली पृष्ठभूमि पर दीप्त रेखाएं होती हैं। सर, आपने हमें तो पढ़ के बता दिया, अभी तक समझ में नहीं आया कुछ भी। तो चलिए मैं आपके लिए समझाता हूँ। मान लीजिए इस कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है। देखिए, उन्होंने स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि जब कोई परमाणु गैस अथवा वाष्प निम्न दाब पर, तो यहाँ पर हमने इस कंटेनर में गैस को भर दिया। देखिए फ्रेंड्स, हम इस गैस को खाली नहीं छोड़ सकते। यदि हमने इस खाली गैस को हीट देने की कोशिश की या फिर किसी प्रकार से एनर्जी देने की कोशिश की, तो ये तो स्वतंत्र है, अपने आप में उड़ जाएगी। इस कारण से हमने इसके लिए एक कंटेनर में बंद करके रखा हुआ है। तो हमने इसके लिए मान लीजिए एनर्जी दी। वैसे इन्होंने कहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित करके उत्सर्जित की जाती है। तो फ्रेंड्स, मतलब आपका केवल यहाँ पर एक ही काम है कि उसको एनर्जी देनी है, चाहे आप इलेक्ट्रिक करंट से दे दीजिए या फिर अपने परंपरागत तरीके से उसको एनर्जी दे दीजिए। हमने यहाँ पर हीट करके उसे एनर्जी दे दी है। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ से एक विकिरण उत्सर्जित हो रहा है। देखिए, जो उस गैस को हमने जब एनर्जी दी, उस गैस को गर्म किया, तो उससे एक विकिरण उत्सर्जित हो रहा है, और जहाँ से विकिरण उत्सर्जित हो रहा है वहाँ हमने लगा दिया एक प्रिज्म। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमने प्रिज्म लगाया और यहाँ से जब हम उसे देखेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, तो हमें कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम दिखाई देगा जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को ही हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब जब कोई परमाणु गैस अथवा वाष्प को निम्न दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित करके, आपका केवल उद्देश्य यहाँ पर उसको एनर्जी प्रोवाइड कराना है, तो चाहे आप विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे एनर्जी दें या फिर किसी भी प्रकार से उसे एनर्जी प्रोवाइड कराएं, तो उत्सर्जित विकिरण से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमें कुछ ऐसा ही स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसमें कुछ विशिष्ट तरंग दैर्घ्य होती हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा इसमें काली पृष्ठभूमि पर दीप्त रेखाएं होती हैं। हाँ फ्रेंड्स, देखिए काली पृष्ठभूमि है और उस पर दीप्त रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को ही हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या फिर इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसी को हम काफ़ी और आसान तरीके से समझाने के लिए लिख सकते हैं कि इस दौरान प्रिज्म पदार्थ द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को यहाँ पर पदार्थ से या उस गैस से है या फिर उस वाष्प दाब से है, जिसको हमने उस बंद कंटेनर में बंद करके उसे हीट या फिर एनर्जी प्रोवाइड कराना शुरू किया था। तो इस दौरान प्रिज्म पदार्थ द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को विभिन्न आवृत्तियों या फिर तरंग दैर्घ्य की रेखाओं में बदल देता है। इन रेखाओं को स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आखिर वो टॉपिक आ ही गया जिसकी हमें बहुत समय से तलाश थी कि आखिर स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो देखिए, इस दौरान प्रिज्म पदार्थ द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को विभिन्न आवृत्ति की या फिर विभिन्न तरंग दैर्घ्य की रेखाओं में बदल देता है। उन विभिन्न आवृत्तियों या फिर तरंग दैर्घ्य की रेखाओं को ही हम स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि आखिर स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्या कहलाती हैं। काफ़ी आसान सा तरीका है कि देखिए भाई, जब हमने उस पदार्थ को बंद कंटेनर में बंद करके एनर्जी प्रोवाइड कराना शुरू किया, तो उसने कुछ विकिरण उत्सर्जित करना प्रारंभ कर दिया। तो उस विकिरण को हमने प्रिज्म में से गुजार दिया। तो उस प्रिज्म ने क्या किया कि उस पदार्थ से जो विकिरण उत्सर्जित हुए थे, उनको विभिन्न आवृत्तियों और विभिन्न तरंग दैर्घ्य की रेखाओं में बदल दिया। इन्हीं रेखाओं को हम स्पेक्ट्रमी रेखाएं या फिर स्पेक्ट्रमी लाइंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप यहाँ तक के लिए थम्स अप करने के लिए तैयार हो गए होंगे कि हाँ सर, हमें समझ में आ गया है कि आखिर स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्या कहलाती हैं। फ्रेंड्स, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस स्पेक्ट्रम में केवल विशेष रंग की ही रेखाएं दिखाई देती हैं जो कि उस पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होते हैं। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा है कि काली पृष्ठभूमि पर दीप्त रेखाएं होती हैं। मतलब यहाँ पर हमें कुछ केवल विशिष्ट रंगों की ही रेखाएं दिखाई दे रही हैं, और ये रेखाएं इस पदार्थ ने ही उत्सर्जित की हैं जिसे हमने बंद कंटेनर में बंद करके रखा हुआ है। इसका अधिकतम भाग काला होता है। हाँ फ्रेंड्स, आप तो देख ही पा रहे हैं कि जो स्पेक्ट्रम हमें इमिशन स्पेक्ट्रम या फिर
उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है उसका अधिकतम भाग काला है। जी हाँ फ्रेंड्स, ठीक इसका उलट जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम ठीक इसका उलट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं और अवशोषण स्पेक्ट्रम को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब हम अवशोषण स्पेक्ट्रम को समझने की कोशिश करते हैं। तो सर, जब श्वेत प्रकाश किसी गैस से होकर गुजरता है तथा हम स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा, देखिए फ्रेंड्स मैं आपके लिए बता दूं कि स्पेक्ट्रम का अध्ययन हम स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा करते हैं। जैसा कि कोई सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम दूरदर्शी का उपयोग करते हैं, ठीक वैसे ही हम स्पेक्ट्रम की स्टडी करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आखिर स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता क्या है। तो जब श्वेत प्रकाश किसी गैस से होकर गुजरता है तथा हम स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा पारगत प्रकाश का विश्लेषण करते हैं तो स्पेक्ट्रम में कुछ अदीप्त रेखाएं दिखाई देती हैं। ये अदीप्त रेखाएं परिशुद्ध रूप से उन तरंग दैर्ध्यों तद अनुरूपी होती हैं जो उस गैस के उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम में पाई जाती हैं। यह उस गैस के पदार्थ का अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वास्तव में समझते हैं कि आखिर अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, सारी लाइंस को टू द पॉइंट समझेंगे। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए हमने किसी एक ठंडे गैस में से श्वेत प्रकाश को गुजारा। देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडी गैस हमारे पास काफी पर्याप्त मात्रा में है, हमारे पास इनफ है इस गैस की मात्रा, इस कारण से हमने इसको खोले में रखा हुआ है और इस गैस में से हमने श्वेत प्रकाश को गुजारा, जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें कुछ स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा ऐसा स्पेक्ट्रम दिखाई दिया। हाँ फ्रेंड्स, ये हमें सामान्य नेत्रों से नहीं दिखेगा, हमें स्पेक्ट्रोमीटर की आवश्यकता होगी। तो इस कारण से हमने ठंडे गैस में श्वेत प्रकाश को डाला और फिर स्पेक्ट्रोमीटर से देखा कि आखिर वास्तव में माजरा क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए क्या सामने आया, जब श्वेत प्रकाश किसी गैस से होकर गुजरता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ठंडे गैस शामिल करना बेहद जरूरी है क्योंकि हमने यहाँ पर श्वेत प्रकाश को ठंडे गैस में से गुजारा है, या फिर आप सामान्य गैस से भी गुजार सकते हैं। तो जब हमने श्वेत प्रकाश को किसी गैस से होकर गुजारा तथा हमने उसका स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा अध्ययन किया तो हमें स्पेक्ट्रम में कुछ अदीप्त रेखाएं दिखाई दी, जैसा कि फ्रेंड्स इस वक्त आप देख पा रहे हैं। क्योंकि स्पेक्ट्रम हमारे पास कंप्लीट, लेकिन इसमें कुछ अदीप्त रेखाएं हैं, जैसा कि मैं आपके लिए जूम इन करके स्क्रीन पर बता देता हूं कि स्पेक्ट्रम में कुछ आपके लिए अदीप्त रेखाएं दिखाई दे रही हैं और पूरा स्पेक्ट्रम आपको फुल फिल भरा हुआ दिखाई दे रहा है। केवल कुछ ही ऐसी रेखाएं जो अदीप्त है, जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि उस गैस की उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम में पाई जाती है। मतलब जो यहाँ पर आपके लिए ब्लैंक लाइंस दिख रही हैं वो ठीक वैसे ही दिखाई दे रही हैं जैसे कि हमने अभी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में जाना था। क्योंकि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को हम रैखिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो उस गैस की उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम में पाई जाती है यह उस गैस के पदार्थ का अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। हाँ फ्रेंड्स, इतना तो समझ में आ गया है कि क्या उत्सर्जन है और क्या अवशोषण है। उत्सर्जन के लिए हमें उस गैस को गर्म करना पड़ा, उससे जो विकिरण उत्सर्जित हुए उसमें हमने प्रिज्म लगा दिया और प्रिज्म से हमने स्पेक्ट्रोमीटर को देखा तो हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया, हमें इमेजन स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा दिखाई दिया। और जब हमने किसी ठंडी गैस में से श्वेत प्रकाश को गुजारा तो हमें अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ या फिर एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या जाना, हमने समझ लिया है कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है। जब हमने किसी गैस को गर्म करके उससे उत्सर्जित विकिरण को किसी प्रिज्म में से गुजारा और हमने स्पेक्ट्रोमीटर से देखा तो वास्तव में हमें क्या दिखाई दिया, हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया कि काली पृष्ठभूमि पर केवल कुछ ही दीप्त रेखाएं थी। लेकिन इसके उलट जब हमने किसी विकिरण को या फिर किसी श्वेत प्रकाश को ठंडे गैस में से गुजारा तो हमें ठीक उसका उलट स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमें इमिजन या फिर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में प्राप्त हुआ था ठीक उसका ही हमें एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या फिर अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त हुआ। तो हम क्या समझे कि ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, जैसे कि ताले और चाबी होते हैं। फ्रेंड्स, आपने बचपन में जोड़ तोड़ जरूर खेला होगा। जोड़ तोड़ में क्या होता है कि वो एक उसकी चाबी दूसरी चाबी में लग जाती है, मतलब उससे कुछ ऐसे लॉक्स होते हैं जो एक लॉक उस दूसरे लॉक में ही लगता है। ऐसे कई प्रकार के बचपन में खेल हुआ करते थे जो यहाँ पर हमारे लिए वास्तविकता सिद्ध हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है वो ही उसका पर्याय है, या फिर उसको हम कहें कि यदि हम उसके ऊपर रख दें अवशोषण की स्पेक्ट्रम के ऊपर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की छायावृत्ति रख दें तो दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। फ्रेंड्स, आगे क्या सामने बात निकल कर आई, चलिए समझते हैं कि इसका अधिकतम भाग रंगीन होता है। जी हाँ, क्योंकि अवशोषण स्पेक्ट्रम का अधिकतम भाग रंगीन है तो ठीक इसके उलट उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का अधिकतम भाग काला है। हाँ फ्रेंड्स, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला जो पॉइंट है वो है जो विकिरण पदार्थ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है वो स्पेक्ट्रम में काली रेखाओं में प्रदर्शित होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आखिर क्या अवशोषण स्पेक्ट्रम है और क्या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप इन टॉपिक्स को
काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए हैं। वैसे क्लास 11th में भी था, लेकिन क्लास 12th में भी है, इस कारण से मैंने आपको इन टॉपिक्स को काफ़ी आसान तरीके से समझा दिया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको तो समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और यस टाइप कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने स्पेक्ट्रम के बारे में समझा क्या है। देखिए, सबसे पहले हमने जाना कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम या फिर सतत स्पेक्ट्रम, जिसमें हमने श्वेत प्रकाश को केवल प्रिज्म में से गुजारा और जब आंखों से देखा तो हमें सतत स्पेक्ट्रम दिखाई दिया, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं थे, कोई भी कलाकारी नहीं हुई थी उस पर। फ्रेंड्स, इसके बाद आया इमेजन लाइन स्पेक्ट्रम या फिर हम कहेंगे उसे रैखिक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। देखिए फ्रेंड्स, इस स्पेक्ट्रम में हमने क्या जाना, हमने किसी गैस को एनर्जी दी और उस गैस से जब कोई विकिरण उत्सर्जित हुआ, उस विकिरण को हमने प्रिज्म में से गुजारा और फिर हमने उसे आंखों से देखा तो हमें क्या लगा, हमें कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम दिखाई दिया। फ्रेंड्स, उसमें हमने एक्चुअली स्पेक्ट्रोमीटर से ही देखा था, लेकिन हम यहाँ पर आंख ही बना रहे हैं क्योंकि हम आंखों से ही देखेंगे, भले ही स्पेक्ट्रोमीटर से देखें लेकिन आंखों से ही देखेंगे क्योंकि आंखों से ही देखते हैं भाई हम। तो यहाँ पर हमने इमेजन लाइन स्पेक्ट्रम या फिर उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम में क्या देखा कि काली पृष्ठभूमि पर केवल कुछ रंगीन दिखाई दी, हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दिया। हमें उत्सर्जन या फिर इमेजन लाइन स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर कुछ रंगीन दिखाई दी। इसके बाद हमने जो अगला प्रयोग किया उसमें हमने क्या किया, हमने श्वेत प्रकाश को ठंडे गैस में से गुजार दिया और उसको प्रिज्म में से गुजार कर जब हमने उसको स्पेक्ट्रोमीटर से देखा तो हमें उसमें कुछ ऐसी दिखाई दी जो काली दिखाई दी और उसका अधिकांश भाग रंगीन था। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक की हमारी कहानी है, यहाँ तक हमने समराइज कर लिया है कि अभी तक हमने 3 प्रकार के स्पेक्ट्रम पढ़ लिए हैं। हाँ फ्रेंड्स, इतने ही होते हैं। पहला होता है सतत या फिर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है जो हमने दूसरा पढ़ा वो है इमेजन लाइन स्पेक्ट्रम या फिर हम आसान से शब्दों में कहें कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या फिर रैखिक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। जी हाँ, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का ही दूसरा नाम है रैखिक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। इसके बाद जो हमने तीसरा स्पेक्ट्रम पढ़ा वो है एड्सॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम या फिर अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो चलिए फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है स्पेक्ट्रमी श्रेणी। फ्रेंड्स, अभी से थोड़ी देर पहले हमने जाना कि आखिर क्या स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहलाती है। फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रमी श्रेणी से पहले हम प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर एनसीईआरटी में इससे संबंधित कैसा प्रश्न दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि प्रश्न स्पेक्ट्रमी श्रेणी क्या है, मतलब यदि क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में तो कैसा आएगा। वो लिखेंगे कि स्पेक्ट्रमी श्रेणी क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमी श्रेणी के प्रकार बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। प्रत्येक तत्व के परमाणु की अपनी एक अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रमी श्रेणी होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी श्रेणी की चर्चा करेंगे। स्पेक्ट्रमी श्रेणी, अब इनकी हम परिभाषाएं लिखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु एक सरलतम परमाणु है और इसलिए इसका स्पेक्ट्रम सरलतम होता है, तथापि पहली दृष्टि में हमें परीक्षित स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रमी रेखाओं में किसी क्रम या फिर सममितता का आभास नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसी कारण से मैंने इस डायग्राम को एक स्पेशल मोटिव के तौर पर यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, यदि इसे मैं जूम इन करूँ तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये लाइनें किसी एक विशिष्ट क्रम में नहीं जमी गई हैं, जैसा कि बार कोड होता है ठीक वैसे ही हमें बार कोड के जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो रेखाएं हैं या फिर जो श्रेणियाँ दिखाई दे रहे हैं एक केवल एक विशिष्ट क्रम में नहीं है। हमने आगे जाना, लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कुछ विशेष समुच्चयों के भीतर रेखाओं के बीच की दूरी नियमित रूप से घटती जाती है। फ्रेंड्स, काफ़ी डीप तरीके से जब इसको स्टडी किया गया तो उन्होंने प्रयोगों में पाया कि विशेष समुच्चयों के भीतर रेखाओं के बीच की दूरी नियमित रूप से घटती है, मतलब इन रेखाओं के बीच की दूरी विशेष समुच्चयों के बीच निश्चित रूप से या फिर नियत रूप से घटती है। तो इस कारण से उन्होंने आगे क्या कहा, इसमें से प्रत्येक समुच्चय को स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहते हैं। हाँ फ्रेंड्स, इनमें से जिन भी प्रत्येक समुच्चयों के बीच की दूरी, रेखाओं के बीच की दूरी नियमित रूप से घट रही है, उन समुच्चयों को ही हम स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हाइड्रोजन की 5 स्पेक्ट्रमी श्रेणी परीक्षित की गई है, मतलब अभी तक हाइड्रोजन की 5 स्पेक्ट्रमी श्रेणियों की ही खोज की जा चुकी है, जो कि है बामर श्रेणी पहली है, दूसरे नंबर पर लाइमन श्रेणी, तीसरे नंबर पर पाषाण श्रेणी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिए, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि पाषाण होता है कि पाषाण होता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी 2020 के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी श्रेणियों के प्रकार बताइए, चूंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन था, 2 नंबर का आया था। स्पेशली यदि मैं आपके लिए बताऊं, सच्चाई की बात बताऊं, तो मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी सी कि आखिर पाषाण है या फिर पाषाण है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वास्तव में यहाँ पर पाषाण ही है। जो पहली श्रेणी है वो है बामर श्रेणी, दूसरी श्रेणी लाइमन श्रेणी है, तीसरी श्रेणी पाषाण श्रेणी है, चौथी श्रेणी ब्रिकेट श्रेणी और पांचवी श्रेणी है फुंड श्रेणी। इन सभी श्रेणियों को हम अभी थोड़े से समय के बाद काफी डीप तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स तभी तक के लिए आपको याद कर लेना है
कि पहली श्रेणी बामर श्रेणी है, दूसरी श्रेणी जो आई वो है लाइमन श्रेणी। फ्रेंड्स ये सब वैज्ञानिकों के नाम हैं, मतलब बामर श्रेणी एक बामर नाम के वैज्ञानिक ने दी थी, लाइमन श्रेणी एक लाइमन नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। पासन श्रेणी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पाशन नहीं है, यहाँ पर पासन ही है, तो पासन श्रेणी पासन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। ब्रैकेट श्रेणी ब्रैकेट नामक वैज्ञानिक ने दी थी, और जो अंतिम और लास्ट श्रेणी है वो है फुंड श्रेणी, जिसे फुंड नामक वैज्ञानिक ने दी थी। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी श्रेणियों को अब हम अच्छी तरीके से समझते हैं। फ्रेंड्स आखिर तरंग दैर्घ्य कहलाती क्या है, जिसे हम इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं, इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो एक चक्कर में चली गई दूरी ही तरंग दैर्घ्य कहलाती है। मान लीजिए यहाँ से तरंग स्टार्ट हुई और वो यहाँ से चलती हुई यहाँ पर उसने एक चक्कर अपना कंप्लीट कर लिया, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसे ही हम लैम्डा कहते हैं, मतलब उसे ही हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं, चूंकि तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से दर्शाते हैं। इस कारण से तरंग के प्रारंभिक बिंदु से जहां उसका एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसे ही हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं फ्रेंड्स। और अगला कंसेप्ट आता है वो है तरंग संख्या। आखिर तरंग संख्या है फिर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेव नंबर क्या कहलाती है, तो एकांक लंबाई में तरंगों की संख्या ही तरंग संख्या कहलाती है। मान लीजिए यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई आपकी 1 मीटर, तो इस 1 मीटर में जितने भी तरंगे आएंगे उन सबको हम तरंग संख्या कहते हैं। तरंग संख्या को हम v वार से दर्शाते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम तरंग दैर्घ्य और तरंग संख्या में क्या रिलेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स समझ लीजिए कि कोई एक नई तरंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने अपने 2 चक्कर पूरे कर लिए और हमने माना कि उसकी एकांक लंबाई होगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उसने जो दूरी चली है वो होगी 1 मीटर। तो फ्रेंड्स आप गौर कीजिए, यहाँ पर उसने यहाँ पर एक चक्कर कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर उसने दूसरा चक्कर कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर जो तरंग दैर्घ्य है या फिर उसका लैम्डा है, तो लैम्डा का मान तो कम हो गया, लेकिन फ्रेंड्स एकांक लंबाई में जो तरंग है तरंगों की संख्या है वो बढ़ गई है। यदि हम इसकी उलट केस देखें तो देखिए उलट केस में क्या हो गया, मान लीजिए तरंग स्प्रेड आउट हो गई, देखिए इतनी ज़्यादा स्प्रेड आउट हो गई। तो फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए ये वही 1 मीटर की दूरी है जहाँ से वह स्टार्ट हुई, तो जहाँ पर वह अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगी ये उसकी 1 मीटर की दूरी हो गई। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि लैम्डा का मान तो कितना ज़्यादा बढ़ गया। लैम्डा का मान यदि आप यहाँ पर नोट करें तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन एकांक लंबाई में जो तरंगों की संख्या है उसमें कमी आ गई है। तो इस कारण से जो हम समझे हैं कि वो होती है कि लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती होती है v बार की। जी हाँ फ्रेंड्स, तरंग संख्या तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फ्रेंड्स आई होप कि आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके लिए बता दूं कि अब जितनी भी श्रेणियों के बारे में या फिर जितने भी स्पेक्ट्रम सीरीज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो सभी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के लिए ही डेडिकेटेड रहेंगी, मतलब इमेजन लाइन स्पेक्ट्रम के लिए ही डेडिकेटेड होंगी, क्योंकि स्पेक्ट्रम हमारे सिलेबस में था। इस कारण से मैंने आपको तीनों स्पेक्ट्रम्स को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया है, चूँकि यहाँ पर केवल हम इमेजन लाइन स्पेक्ट्रम मतलब रैखिक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हम जो भी श्रेणियाँ पढ़ रहे हैं वो रैखिक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के लिए ही डेडिकेटेड है, हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं। सबसे पहली जो श्रेणी है वो है बामर श्रेणी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपके लिए एक डायग्राम रखा है, थोड़े से समय के बाद मैं आपके लिए बता दूंगा कि आखिर क्यों मैंने यहाँ पर आपके लिए एक डायग्राम को रखा है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। सन 1885 में स्वीडन में जैकब बामर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दृश्य भाग में इस प्रकार की पहली श्रेणी को देखा। इस श्रेणी को बामर श्रेणी कहते हैं, मतलब सबसे पहले स्पेक्ट्रम श्रेणी की खोज की थी वो थे सर बामर। उनका पूरा नाम जैकब बामर था, जिन्होंने 1885 में बामर श्रेणी की खोज की थी। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपके लिए बता देता हूँ कि मैंने क्यों स्पेशली आपको यहाँ एक डायग्राम रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स उन्होंने हमें बताया कि जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य घटती जाती है रेखाएं समीप होती जाती हैं, जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य कम होती गई वहाँ पर ठीक वैसे ही रेखाएं आपस में पास पास आती गई तथा उनकी तीव्रता कम हो जाती है। हाँ फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इनकी तीव्रता जो एच अल्फा जिसे हमने लाल रंग की तरंग दैर्घ्य समझा था, जिसे हमने लाल रंग की तरंग दैर्घ्य कहा था, उसकी तीव्रता यहाँ पर कम है और तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। ठीक आज जैसे ही हम आगे बढ़े तो तरंग दैर्घ्य कम होती गई और तीव्रता भी कम होती गई। देखिए फ्रेंड्स जैसे ही हम इसमें आगे बढ़े तो देखिए लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य थी उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा थी 656.3 नैनोमीटर। तो जैसे ही आगे बढ़ते गए तरंग दैर्घ्य घटती गई और उन रेखाओं की तीव्रता भी कम होती गई। तो आगे उन्होंने लिखा है कि बामर ने इन रेखाओं की प्रेक्षित तरंग दैर्घ्यों के लिए एक सरल अनुभाविक सूत्र ज्ञात किया। वो सूत्र था 1/λ बराबर r। फ्रेंड्स यहाँ पर r ऋणात्मक नियतांक है, तो पहले हम इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला है क्या। तो उन्होंने फॉर्मूला दिया 1/λ बराबर r 1/2 स्क्वायर
माइनस 1/n²। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप 1/2² को 1/4 भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसे ऐसा भी लिखा रहने दें तो भी ठीक ही होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस समीकरण को हम बामर सूत्र कहते हैं, जहाँ लैम्डा तरंग दैर्घ्य होगी, 1/λ मतलब तरंग संख्या होगी। फ्रेंड्स, अभी थोड़े से समय के पहले मैंने आपको बताया है कि आखिर क्यों तरंग दैर्घ्य और तरंग संख्या में आपस में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। तो इस कारण से तरंग संख्या को भी बार से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमने तरंग संख्या को 1/λ से दर्शाया है। तो यहाँ पर आपको समझने में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए कि हमने तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से दर्शाया है और तरंग संख्या को 1/λ से दर्शाया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर r एक नियतांक है जिसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली क्लासों में डिस्कस किया था, जब बोर परमाणु मॉडल की हम कमियां पढ़ रहे थे, तो उसकी जो चौथी सबसे बड़ी कमी थी वो थी कि बोर के मॉडल से रिडबर्ग नियतांक का वास्तविक मान प्राप्त नहीं हो पाया था। मतलब जो प्रायोगिक तौर पर हमें रिडबर्ग नियतांक का मान प्राप्त हुआ था वो हमें नील्स बोर का परमाणु मॉडल नहीं दे पाया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अब याद कर लेना है कि r का मान होता है 1.097 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर रिडबर्ग नियतांक का मान होता है 1.097 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आखिर बामर श्रेणी कहलाती क्या है और कैसे इन्होंने है सूत्र दिया। फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि आखिर बामर श्रेणी कहलाती क्या है और आपको ये फॉर्मूला भी काफ़ी आसानी से याद हो जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने यहाँ पर इस डायग्राम्स रिलेटेड आपको समझाया है वो आपको केवल समझाने के लिए ही किया गया है। यदि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बामर श्रेणी को समझाइए, तो आप यहाँ पर जो मैंने आपके लिए सिंपल कि जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य घटती जाती है, रेखाएं समीप होती प्रतीत होती हैं और उनकी तीव्रता कम होती जाती है। बस आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम कोई भी याद नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, मैंने ये डायग्राम आपको केवल समझाने के लिए ही यहाँ पर यूज किया है। आपके नोट्स में भी यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिखाई देगा, लेकिन उसको डायग्राम को देखने के बाद आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि सिर्फ ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए रखा है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तरंग दैर्घ्य घटती जाती है और हमें ऐसा लगता है कि रेखाएं समीप आती जा रही हैं और उनकी तीव्रता कम हो जाती है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार वो आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं कि बामर श्रेणी का फॉर्मूला होगा 1/λ। 1/λ को हम भी बार भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने लैम्डा का उपयोग किया है। चूंकि हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं और वहाँ पर एक विकिरण उत्सर्जित होगा और उसकी हमें तरंग दैर्घ्य बतानी होगी, इस कारण से हमने यहाँ पर तरंग संख्या को 1/λ से दर्शाया है। यदि आप चाहें तो भी बार भी लिख सकते हैं और नीचे रीजन लिख दें कि भी बार बराबर होता है 1/λ। चूंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझा ही दिया है कि आखिर क्यों तरंग दैर्घ्य और तरंग संख्या में एक दूसरे में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। तो आपको फॉर्मूला में लिखना है 1/λ बराबर r, आपको ब्रैकेट में लिखना है 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n²। बस यदि आप चाहें तो 1/2 के स्क्वायर को 1/4 भी लिख सकते हैं और आपका यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, यदि बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको केवल इतना ही लिखना है और यदि आप फॉर्मूला लिख देते हैं तो बस थोड़े से आपको फॉर्मूला की प्रशंसा करनी है कि आखिर लैम्डा क्या है, 1/λ क्या है और r क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि आपको यहाँ पर r का मान याद रखना है। r का मान होता है 1.097 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी क्लास को कंप्लीट करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि अब हम सारे वैज्ञानिकों ने जो फॉर्मूले दिए थे, अब उन फॉर्मूलों को ही हमें याद करना है। देखिए, आपको डिस्क्राइब तरीके से हमने बामर श्रेणी में बता दिया, लेकिन अब आपको केवल फॉर्मूले ही लिखनी। तो लाइमन श्रेणी मतलब लाइमन नामक वैज्ञानिक ने जो लाइमन श्रेणी दी थी उसका फॉर्मूला है 1/λ बराबर r, ब्रैकेट में है 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। फ्रेंड्स, जहाँ n की वैल्यू होगी 2, 3, 4, देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 1 को छोड़कर ली गई है। 1 के बाद यहाँ पर आएगा 2, 3, 4, इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू ली गई है n बराबर 2, 3 या फिर 4। फ्रेंड्स, इसके बाद पासन नामक वैज्ञानिक ने पासन श्रेणी में जो फॉर्मूला दिया, पासन का फॉर्मूला है 1/λ बराबर r, ब्रैकेट में है 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n²। फ्रेंड्स, जहाँ n की वैल्यू होगी 4, 5, 6 वगैरह वगैरह, चूँकि यहाँ पर अपॉन में 3 का स्क्वायर लिखा गया है, इस कारण से n की वैल्यू 3 के बाद ली गई है, चूँकि 4, 5, 6 सब 3 के बाद ही आते हैं। चौथे नंबर पर जो वैज्ञानिक आए उन्होंने दी ब्रैकेट श्रेणी। तो ब्रैकेट श्रेणी का फॉर्मूला है 1/λ बराबर r, ब्रैकेट में 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n²। मुझे यहाँ पर आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर n की वैल्यू 5, 6, 7 ही क्यों होगी। इसके बाद पांचवें नंबर पर जो वैज्ञानिक आए वो थे फुंड। फुंड नामक वैज्ञानिक ने फुंड श्रेणी दी और फुंड श्रेणी का जो फॉर्मूला था वो था 1/λ बराबर r, ब्रैकेट में है 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n², जहाँ पर n की वैल्यू होगी 6, 7, 8 वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर रिडबर्ग नियतांक का मान तो याद रखना ही, चूँकि यहाँ पर आपको यदि डिफाइन करने आ जाए तो यहाँ पर लैम्डा होगा उस विकिरण की तरंग दैर्घ्य और 1/λ होगी उस विकिरण की तरंग संख्या। यहाँ पर r की वैल्यू होगी 1.097 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स, मतलब रिडबर्ग नियतांक होगा यहाँ पर। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर n की वैल्यूज को याद रखने में काफ़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर n में जो कुछ भी लिखा गया है उसके बाद के जो भी नंबर्स आएंगे
वो आपको वहाँ रखते जाने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर लाइमन, पासन, ब्रैकेट, फुंड और हमने पहले नंबर पर पढ़े थे बामर ट्विंस। सभी वैज्ञानिकों के फॉर्मूले को याद करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम अपनी क्लास को लास्ट टॉपिक को ले चलते हैं, जो कि हमें लास्ट में कुछ नोट्स पढ़ने हैं। वो नोट्स के पहली पॉइंट है कि लाइमन श्रेणी में उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं पराबैंगनी क्षेत्र में देखी गई, बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में देखी गई और पासन, ब्रैकेट एवं फुंड श्रेणियों को स्पेक्ट्रम रेखाएं स्पेक्ट्रम की अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। मतलब लाइमन श्रेणी है वो किस क्षेत्र में देखी गई, पराबैंगनी क्षेत्र में। बामर श्रेणी देखी गई आपकी दृश्य क्षेत्र में। और जो लास्ट में जो तीन श्रेणियां हैं पासन, ब्रैकेट और फुंड, ये तीनों श्रेणियां देखी गई अवरक्त क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स एज ए शॉर्ट ट्रिक मैं आपके लिए बता दूं कि लाइमन थे वो एक लफरा टाइप के आत्मा थे, तो लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में देखी गई। देखिए फ्रेंड्स बामर श्रेणी किस क्षेत्र में पाई जाती है, दृश्य क्षेत्र में। तो बामर श्रेणी किस क्षेत्र में पाई जाती है, इसको याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मूवी के नाम याद दिलाना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स आपने दृश्यम तो देखी होगी, दृश्यम अजय देवगन साहब की बहुत अच्छी मूवी है। यदि आपने ना देखी हो तो कभी समय मिले देखिए। अभी स्टडी को छोड़कर नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी को छोड़कर मूवी देखें। तो यदि आपको कभी भी समय मिले तो आप दृश्यम जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स दृश्यम, दृश्यम के दृश्य के लास्ट में से केवल आपको माँ जोड़ना है। देखिए फ्रेंड्स जैसे ही आप दृश्यम में दृश्य में माँ जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा दृश्यम। तो दृश्यम में चूंकि बाकी बात भी माँ ही लगा हुआ है, तो दृश्यम के नाम के साथ ही आपको याद हो जाएगा कि आखिर कैसी दृश्य क्षेत्र में बामर श्रेणी पड़ती है। बामर श्रेणी ही दृश्य क्षेत्र में पड़ती है। तो आपको फ्रेंड्स इसके लिए जो याद करने के लिए एक छोटा सा नाम याद रखना है वो है दृश्यम, क्योंकि दृश्यम एक अजय देवगन साहब की काफी अच्छी मूवी है। कभी समय मिले तो जरूर देखना। और बामर श्रेणी में जो बीच का शब्द आता है वो माँ होता है, तो इस कारण से दृश्यम। फ्रेंड्स आई होप कि आप इस छोटी सी ट्रिक को समझ गए होंगे। स्पेशली मैंने आपके लिए यही बनाई है क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। इस कारण से मैं आपके लिए एज अ शॉर्ट ट्रिक याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस चैप्टर में पहली बार है जब मैं आपके लिए किसी टॉपिक को एज अ शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसे आप बिल्कुल हल्के मत लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव अधिकांश आ जाते हैं और यदि आ गए तो फ्रेंड्स यदि आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं मालूम या फिर मान लो किसी भी तरीके से याद नहीं है तो यहाँ पर आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स लाइमन थी वो थोड़ी सी लपरा टाइप के आदमी थी, तो वहाँ उन्होंने पराबैंगनी क्षेत्र में लाइमन श्रेणी आ गई। और दृश्य में आपने देख ली होगी या फिर देख ली ना कभी, तो दृश्य क्षेत्र में बामर श्रेणी आ गई। और फ्रेंड्स पाशन, ब्रैकेट, फुंड जो लास्ट के तीन है वो अवरक्त क्षेत्र में आ गए। तो मतलब लास्ट के तीन को याद रखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आप इन दो को ही अच्छी तरीके से याद कर लें। तो पासन, ब्रैकेट और फुंड जो लास्ट के तीन थे, पासन, ब्रैकेट, फुंड, ये तीनों अवरक्त क्षेत्र में पाए गए। मतलब इनकी जो तीनों श्रेणियां थी वो अवरक्त क्षेत्र में पाई गई। अवरक्त क्षेत्र की जो परिसीमाएं थी उन दोनों के बीच ही पासन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणियां पाई गई। तो फ्रेंड्स लाइमन पाए गए पराबैंगनी क्षेत्र में, बामर पाए गए दृश्य क्षेत्र में और पासन, ब्रैकेट और फुंड इन तीनों श्रेणियां पाई गई अवरक्त क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, इस शॉर्ट ट्रिक को आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। यदि आप कभी भी भूल जाते हैं तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए और वीडियो को देख लीजिए फ्रेंड्स। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है, लास्ट पॉइंट है कि उपरोक्त सूत्रों में केवल कुछ तत्वों हाइड्रोजन एकता आयनित हीलियम, यहाँ पर He+ लिखा होगा, और द्वितः आयनित लिथियम मतलब लिथियम आयन की स्पेक्ट्रमों को ही निरूपित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स जो श्रेणियों के फॉर्मूले आए, इन फॉर्मूलों की एक प्रकार से यहाँ पर कमी लिखी गई है कि केवल कुछ तत्वों जैसे हाइड्रोजन या फिर एकता आयनित हीलियम, हीलियम आयन या फिर लिथियम आयन की स्पेक्ट्रमों की ही व्याख्या किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्रकार से इनकी ये प्रॉब्लम हो गई कि जो उन्होंने फॉर्मूले दिए साइंटिस्ट ने, उनमें केवल ऐसी ही विशेषता रही कि वो केवल हाइड्रोजन परमाणु या फिर एक आयन वाले इलेक्ट्रॉनों की स्पेक्ट्रमों की ही व्याख्या करने में सफल रहे। तो फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नहीं भूलने वाली बात है वो है कि लाइमन श्रेणी पाई गई पराबैंगनी क्षेत्र में, बामर श्रेणी पाई गई दृश्य क्षेत्र में, पासन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणियां पाई गई अवरक्त क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स एट द एंड लास्ट में देखिए यहाँ पर काफ़ी कम संभावना है श्रेणियों को समझाने के लिए, चूंकि यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको श्रेणियों को भी काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। क्योंकि यदि आपको श्रेणियों को समझाने के लिए आए तो आपको स्टार्टिंग में केवल बामर श्रेणी को ही अच्छे से समझाना है, क्योंकि आपको वो मैंने आपके लिए नोट्स में कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम दिया है और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भाषा भी लिखी हुई है, तो आपको उस भाषा को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो फ्रेंड्स और यहाँ पर हमने इन फॉर्मूलों का एक छोटा सा रिस्पेक्ट भी देख लिया, एक छोटा सा ड्रॉबैक भी देख लिया है। अब फ्रेंड्स लास्ट में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ रहे थे तो उसमें सेकंड पॉइंट आया था, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की जो दूसरी सबसे बड़ी कमी आई थी वो थी कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका था। मतलब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका था। तो फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा था कि मैं इस क्वेश्चन को जरूर बताऊंगा आपके लिए, चूंकि आज की क्लास में हमने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया है तो मैं आपके लिए चलिए बता देता हूँ
क्लास की विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के अनुसार, मतलब विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के अनुसार, क्लास की मतलब यहाँ पर शास्त्रीय होगा जिन्होंने दिया था सन 1865 में। तो विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के अनुसार परिक्रमी इलेक्ट्रॉन, मतलब जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन है, तो परिक्रमी इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति परिक्रमण आवृत्ति के बराबर होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के अनुसार परिक्रमी इलेक्ट्रॉन, मतलब नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, उनकी द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति परिक्रमण आवृत्ति के बराबर होती है। मतलब जिस आवृत्ति से वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और जिस आवृत्ति से उसकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्सर्जित हो रही हैं, वो दोनों आपस में बराबर होंगी। उन्होंने आगे लिखा है, जब इलेक्ट्रॉन सर्पिल पथ पर अंदर नाभिक की ओर आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन सर्पिल पथ पर अंदर नाभिक की ओर आते हैं तो उनके कोणीय वेग और इस प्रकार उनकी आवृत्तियां निरंतर परिवर्तित होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, जब वो सर्पिल पथ पर अंदर की ओर बढ़ते हैं तो उनकी निरंतर आवृत्तियां भी परिवर्तित होनी चाहिए और उनका कोणीय वेग भी परिवर्तित होना चाहिए। चूंकि यदि कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके पास कोई ना कोई कोणीय वेग होगा, जिसे हम ओमेगा से दर्शाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टेंशन मत लीजिए, कोणीय वेग ये सब पुराने कंसेप्ट थे, पुराने टॉपिक्स थे, तो आप यहाँ तक केवल इतना ही याद कर लीजिए कि यदि कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है तो उसका जो रैखिक वेग होता है वो रैखिक वेग नहीं होता, उसका कोणीय वेग होता है, इसे हम ओमेगा से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनके कोणीय वेग और उनकी आवृत्तियां निरंतर परिवर्तित होंगी। हाँ भाई, यदि लगातार उसकी दिशा बदल रही है क्योंकि वह सर्पिलाकार पथ पर आगे बढ़ रहा है, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो उनकी कोणीय वेग और आवृत्तियां निरंतर बदलती रहेंगी। फलस्वरूप उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति भी निरंतर परिवर्तित होनी चाहिए। जी हाँ, यदि उसकी आवृत्ति और कोणीय वेग बदलेगा तो जो उससे उत्सर्जित प्रकाश होगा उसकी आवृत्ति भी निरंतर, मतलब कंटिन्यू बदलेगी। अतः इन्हें एक सतत स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करना चाहिए जो वास्तव में प्रेक्षित रैखिक स्पेक्ट्रम के विपरीत है। हाँ जी हाँ, यहाँ पर एक बात बिल्कुल सही है कि उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति निरंतर परिवर्तित होगी तो उन्हें एक सतत स्पेक्ट्रम प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन जो रदरफोर्ड थे उनकी एक गलती होगी, उन्होंने बता दिया कि वो परमाणु सतत स्पेक्ट्रम प्रस्तुत ना करके एक रेखीय स्पेक्ट्रम प्रस्तुत करता है, तो यहाँ पर उनकी सबसे बड़ी कमी थी। स्पष्टतया रदरफोर्ड का मॉडल केवल तस्वीर की एक पहलू दिखाता है, जिसका अर्थ है कि क्लासिकी विचार परमाणु संरचना की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। देखिए, काफी आसान है। उन्होंने बता दिया कि विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के अनुसार नाभिक के चारों ओर जो परिक्रमी इलेक्ट्रॉन है उसकी जो आवृत्ति है और जिस आवृत्ति से उसकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्सर्जित हो रही हैं, उन दोनों की आवृत्ति बराबर होगी। और भाई निश्चित रूप से सर्पिलाकार पथ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की ओर आगे बढ़ेगा, तो इस कारण से उसकी कोणीय वेग और आवृत्ति निरंतर परिवर्तित होगी। फलस्वरूप उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति भी निरंतर परिवर्तित होगी, तो इस कारण से उसे एक सतत स्पेक्ट्रम प्रस्तुत करना चाहिए। और प्रयोगों में देखा गया कि वो सतत स्पेक्ट्रम प्रस्तुत कर भी रहा है। तो लेकिन रदरफोर्ड ने एक गलती कर दी, उन्होंने कह दिया कि भाई जो आपका परमाणु मॉडल है, जो आपका हाइड्रोजन परमाणु है, वो सतत स्पेक्ट्रम प्रस्तुत नहीं करता है, वो केवल रेखीय स्पेक्ट्रम प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर रदरफोर्ड की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने आपसे उस वक्त कहा भी था कि यदि आप अपने हाथों से नोट्स बना रहे हैं तो केवल एक छोटा सा एक पीस आपको छोड़ देना है, क्योंकि आप वो पॉइंट यहाँ पर लिख सकें या फिर ये पॉइंट वहाँ पर लिख सकें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप इस चीज समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मुझे बोलते बोलते भी काफ़ी समय हो गया और आप भी काफ़ी समय से हमसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन और लिया था जो हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से ही लिया था और लास्ट में छोड़ दिया था कि आखिर क्यों रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में जिंक सल्फाइड से बनी हुई स्क्रीन ली थी। तो देखिए फ्रेंड्स, जब उन्होंने अल्फा कणों की बौछार सोने की पन्नी पर की थी, हमने देखा कि अधिकांश अल्फा कण थे जो सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित होती हुई सीधे निकल गए, क्योंकि वो सब एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख रहे थे। तो जो कण पन्नी से बिना विक्षेपित हुई सीधे निकल गए वो स्क्रीन से टकराएंगे और स्क्रीन से टकराने के बाद वो अपना मार्ग बदलेंगे और मार्ग बदलेंगे तभी वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। इस कारण से उन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली थी, क्योंकि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर जब भी आप अल्फा कणों को डालेंगे तो मतलब वो एक दूसरे का मार्ग बदल देंगे और आपको चमकते हुए दिखाई देंगे। तो इस कारण से उन्होंने अपने प्रयोग में जिंक सल्फाइड से बनी हुई स्क्रीन को लिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है, यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत लगी मुझे इस चैप्टर समझाने में, क्योंकि मेरा ये डेब्यू चैप्टर था। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अब कल से हम नाभिक स्टार्ट करेंगे। आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप कल की छुट्टी चाहते हैं या फिर कल से ही हम अपना नया चैप्टर लेके आ जाएं, या फिर आप एक दिन की छुट्टी चाहते हैं, एक दिन का ब्रेक चाहते हैं, उसके बाद हम अपना नया चैप्टर नाभिक स्टार्ट करें। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये पूरा चैप्टर कैसा लगा, आपको नोट्स की क्वालिटी कैसी लगी। क्योंकि हमारा टेस्ट हैंग आउट हो गया था, तो हम नाभिक की हर क्लास में एक चैप्टर का टेस्ट रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हाँ, और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है तो भाई मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ, और यदि आपके पास कोई सजेशन है जिस कारण से हम अपने लेक्चर्स को और बेहतर कर सकें तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।